हेलो फ्रेंड्स। ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए जैव अणु का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें चर्चाएं की जाएंगी निक्लिक अम्लों के बारे में, विटामिनों के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। निक्लिक अम्ल जो होता है, निक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। जो निक्लिक अम्ल होता है न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। इसकी खोज जो है मिसर ने किया था। फ्रेडरिक मिसर कह सकते हैं, यहाँ लिखा फ्रेडरिक मिसर कह सकते हैं, MEISCHER है। फ्रेडरिक मिसर ने किया था। यह जो है न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है, इसीलिए इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं, जिसे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जानते रहिए बस। यही लिखा है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है, इसीलिए इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। और इसकी खोज जो है फ्रेडरिक मिसर द्वारा किया गया। अगर न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, DNA और RNA। लिख सकते हैं दो प्रकार का होता है, DNA और RNA। DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज का मतलब इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और यहाँ पे राइबोज होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके टाइप्स हैं। अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक अम्ल का संगठन किससे किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का संगठन या संघटन कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड का संघटन, संगठन कैसे? संगठन बात एक ही है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। भाई न्यूक्लिक एसिड किसका बना है? हाँ, न्यूक्लिक एसिड ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड। ये बहुलक है, उसको इसको आप बोलेंगे बहुलक, और आप उसको एक लक कह सकते हैं। बहुत सारे, ये इकाई है ना, आप इसको एक लक कैसे इकाई कहिए। न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं, आपस में जुड़ जुड़कर। ये एक लक है, ये बहुलक है। जो न्यूक्लियोटाइड है वो बना होता है न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड। और आप बोल सकते हैं फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, या फास्फेट समूह कह सकते हैं, फास्फेट समूह। चाहे फास्फोरिक एसिड कहें चाहे फास्फेट समूह कहिए, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह का बना होता है, फास्फोरिक एसिड का बना होता है। फार्मूला लिख सकते हैं H3PO4। ठीक है, और जो न्यूक्लियोसाइड है ये बना होता है पेंटोज शुगर। जो न्यूक्लियोसाइड है बना होता है पेंटोज शुगर का, शुगर। और नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है। कौन? ये न्यूक्लियोसाइड। तो अगर आपसे देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूर्ण रूप से पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, तो आप तीन बोल सकते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी क्षारक या फास्फोरिक एसिड। चाहे ऐसा कहें चाहे ऐसा कहें कि न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से बना होता है, जिसमें न्यूक्लियोसाइड इसका इसका बना है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर दो प्रकार का होता है, एक होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज
शुगर, एक होता है राइबोज शुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का फार्मूला होता है C5H10O5 और इसका O4 होता है। डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन का निकल जाना, डी का मतलब निकलना होता है, ऑक्सीजन मतलब अगर उसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, C5H10O4। राइबोज शुगर का फार्मूला है C5H10O5 और डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या है, C5H10O4। ये कहाँ पाया जाता है, ये होता है आरएनए में, इन आरएनए, और ये कहाँ होता है, डीएनए में। पेंटोज शुगर दो टाइप का है, जिससे आपको पता है ये न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है, डीएनए आरएनए की बात नहीं हो रही। दो टाइप के डीएनए आरएनए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के टाइप है भाई, इसी का टाइप है, दो टाइप ना डीएनए आरएनए। तो अभी आप न्यूक्लिक एसिड की चर्चा कर रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड का बना होता है और फास्फोरिक एसिड का बना होता है। फास्फोरिक एसिड सेम रहना है, अब इसी में चेंज होने हैं कि इसमें न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है, और पेंटोज शुगर क्या होता है, राइबोज डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का फार्मूला डीऑक्सी राइबोज शुगर का फार्मूला, राइबोज शुगर आरएनए में होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में होता है, डीएनए में होता है। और इसका हिंदी नाम क्या होगा, नाइट्रोजनी क्षारक। मान लीजिए अगर आप हिंदी नाम लिखते हैं इसका तो हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारक। ये दो टाइप का होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीमिडीन। प्यूरिन होता है कौन होता है, पिरीमिडीन। प्यूरिन होता है, पिरीमिडीन होता है। जो प्यूरिन होता है वो दो टाइप का होता है, एडेनिन ग्वानिन। प्यूरिन दो टाइप का होता है, एडेनिन ग्वानिन, और ये चार टाइप का होता है, पांच टाइप कुल मिला के बोलेंगे। देखो ध्यान से क्या होता है, आप इसको लिखेंगे, ये होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। ये तीन टाइप का होता है, दो टाइप का नहीं। ये प्यूरिन दो टाइप का होता है, एडेनिन ग्वानिन, और ये तीन टाइप का होता है कौन कौन सा, एक होता है थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। देखो ध्यान से, देखो ये क्षारक है ना, क्षारक दो टाइप का है, प्यूरिन पिरीमिडिन। तो इसमें जो है ये एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल है। आप इसको ए से दिखा सकते हैं, जी जी से ऐसा दिखा सकते हैं। मैं आपको बात करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं डीएनए की बात करूं, डीएनए ना, तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है वो होता है ये वाला डीऑक्सीराइब। पेंटोज शुगर कौन सा होगा, पेंटोज शुगर। और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजनी क्षारक का, वो तो सेम है, फास्फोरिक एसिड रहेगा, डिफरेंस इसका होता है नाइट्रोजनी क्षारकों का और पेंटोज शुगर का। तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है वो होता है कौन सा, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज है। और जो यहाँ पे क्षारक नहीं होता है, नाइट्रोजनी बेस, मैं एन बेस लिख दे रहा हूँ, नाइट्रोजनी बेस, ठीक है, वो होता है, मैं प्यूरिन पिरीमिड नहीं छाड़ता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें होता है AgTC। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक होता है एडेनिन ग्वानिन और उसमें से थाइमिन साइटोसिन। डीएनए की बात हो रही है, डीएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, AgTC, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, वो पूरा मिला के। और अगर मैं आरएनए की बात करूं, आरएनए की, आरएनए में जो पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड तो रहेगा इसमें भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और नाइट्रोजनी बेस, इसमें जानते हैं पेंटोज शुगर क्या क्या होता है, वो होता है एक ही, राइबोज शुगर। और यहाँ पे जो नाइट्रोजनी बेस है वो भी चार टाइप का होता है AgUC, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल, AgUC, एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन। और यहाँ एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन,
ये चीज़ें हैं, फटाफट लिखें आप। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं, देखिए, अगर देखिए मैं बात करूं पेंटोज शुगर की बात करूं, तो पेंटोज शुगर में जो राइबोज नहीं होता है, राइबोज शुगर, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है ध्यान दें, जो कि पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार से बनाते हैं आप, बीटा वाला वो, उसका बीटा फॉर्म यूज करते हैं, अल्फा वाला नहीं। तो यहाँ पे OH रखते हैं नीचे, नीचे का अल्फा होगा ना भाई, ऊपर रखते हैं OH, ऐसा बनता है। इसको आप बोल सकते हैं बीटा डी राइबोज। इसका एनोमेरिक कार्बन 1 2 3 4 5 ऐसा है, 5 कार्बन है। ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बीटा फॉर्म में। अगर आपने दूसरे कार्बन से ये O हटा दिया ना, अगर आपने इस दूसरे कार्बन से O को हटा दिया, तो उसी को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। कोई बीटा, देखो इसका जो नाम होता है, अगर आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाना है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर था, डीऑक्सीराइबोज शुगर का अगर स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो जानते कैसे बनाएंगे? दूसरे कार्बन से ये O को हटा दीजिए आप, आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। OH, यहाँ पे H रह जाएगा, दोनों H, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH। इसका नाम होता है बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, बीटा डी कह सकते हैं, बीटा राइबोज शुगर कहिए, बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, जो कि DNA में पाया जाता है। और ये RNA वाला बात, ये भी पेंटोज, दोनों ही पेंटोज हैं यार, उसमें क्या है, ये आपका क्या है, राइबोज शुगर है। ठीक है, अगर इसमें से दूसरे कार्बन से OH हटा देंगे, तो आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगा, और दोनों का बीटा फॉर्म है। यहाँ पे OH ऊपर है ना, नीचे होता तो अल्फा होता, ऊपर होगा तो बीटा होगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये जो बनाया नहीं गया, ये आपका पेंटोज शुगर है, आप बोल देंगे ये कौन सा, ये शुगर बोल सकते हैं, पेंटोज शुगर। ये आपका शर्करा है शुगर, पेंटोज शुगर। OH रखें आप लोग, इसे OH है, OH है, OH है, तो यहाँ भी OH होता है। लेकिन अगर ये OH क्षारक के साथ जुड़ जाता है, अगर ये OH जो है किसके साथ जुड़ जाए, क्षारक के साथ, तो अगर शुगर और क्षारक मिलेंगे, शुगर और क्षारक को आप क्या बोलते हैं, सही है ना, शुगर और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड की संरचना है। अगर शुगर मिल जाए और बेस मिल जाए, नाइट्रोजनी बेस, तो वहां किसकी स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पे जो बॉन्ड नहीं मिलता है, आप ये थोड़ा रख लीजिए कि शुगर और क्षारक जो है आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, यहाँ पे जो बॉन्ड नहीं होता है, उस बॉन्ड का नाम मैं लिख देना, उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर और क्षारक आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे देखो, मान लो शुगर हो जाए, क्षारक है, और साथ में कौन जुड़ जाए, फास्फेट ग्रुप जुड़ जाए, साथ में कौन जुड़ जाएगा, फास्फेट ग्रुप। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि मान लो देखो, अगर ये आपका फास्फोरिक एसिड रहा होता, CH2H होता, और इसका भी OH रहा होता, ऐसा आप मान सकते हैं कि मान लो ये फास्फोरिक एसिड होता, P डबल बॉन्ड होता, OH 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 ऐसा होता, तो यहाँ पे CH2OH, इसका OH और इसका OH मिल के H2O निकालता, फिर O के द्वारा जुड़ जाता। भाई O के द्वारा क्या होता है, जुड़ जाता। ठीक है, वही सेम इसको समझ लें ऐसे ही कि O से जुड़ेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जो नया बॉन्ड नहीं बना,
देखो अभी आपने पढ़ा होगा एस्टर वाला बॉन्ड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ओ फिर कार्बन आता है जिसको आप क्या बोलते हैं, एस्टर। ओ के बाद अगर कार्बन आता है तो इस प्रकार के बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। अगर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ के बाद कार्बन आता है तो आप क्या बोलते हैं, एस्टर। तो यहाँ भी एस्टर टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ कार्बन नहीं, ये कौन है, फास्फोरस है। मतलब अगर ये कार्बन होता तो एस्टर बोलते, ये कार्बन नहीं है, लेकिन बॉन्ड एस्टर ही टाइप का दिख रहा है, जैसे एस्टर में डबल बॉन्ड हो ऐसा करके होता है, वैसे यहाँ भी है। इसका नाम होता है फास्फो एस्टर। क्या बोलते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और यहाँ पे जो बॉन्ड मिलता है, इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको आप क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड का नाम होगा फास्फो एस्टर बॉन्ड। तो थोड़ा सा ये रटिएगा आप लोग, अभी आपको फास्फोडाई एस्टर बताएंगे क्या होता है। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि ये शुगर और फास्फेट समूह आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, फास्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा। शुगर और फास्फेट ग्रुप, और शुगर और क्षारक किसके द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। फटाफट लिखिए सर। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा फिर से चर्चा कर लिया जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होती है। तो आप जानते रहिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह या फास्फोरिक एसिड से बना होता है। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो बना होता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक। पेंटोज शुगर दो टाइप के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और नाइट्रोजनी क्षारक दो टाइप का होता है, प्यूरिन पिरीमिडीन। प्यूरिन होता है एडनिन ग्वानिन, और पिरीमिडीन क्या होता है, थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल। कुल मिला के 5 नाइट्रोजनी क्षारक हैं। इनमें से कोई 4 ही या तो डीएनए में पाया जाएगा, मतलब डीएनए या आरएनए में इनमें से कोई 4 ही हो। अगर डीएनए की बात करेंगे तो वहाँ पे पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और नाइट्रोजनी क्षारक होता है एडनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। प्यूरिन और पिरीमिडीन मिला के यार, प्यूरिन तो पूरा रहेगा, एडनिन ग्वानिन दोनों रहना है। अब पिरीमिडीन में से 3 में से कोई 2 रहता है, तो पूरा मिला लीजिए आप लोग कि अगर आप डीएनए की बात करेंगे तो वहाँ एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। और अगर बात करें आरएनए की तो वहाँ पे पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर जो होता है वो राइबोज शुगर होता है। और नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें तो वहाँ पे एडनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन के स्थान, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। एडनिन होता है और ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल कहते हैं, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल। थोड़ा आपको ये बता दिया जाए, अभी बताया गया था आपको कि जैसे मान लो जैसे बेस क्षारक है कोई, आपने क्षारक लिखा और ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है, 4 इधर 1। तो देखो ध्यान से, जो पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर नाइट्रोजनी क्षारक, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आप बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस बात को थोड़ा याद रखिए आप। इसके बाद अब पेंटोज शुगर और इसको मिला के जानते हैं क्या बोलते हैं, ये आपका न्यूक्लियोसाइड है। जैसे ये दोनों मिला के क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसी न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जुड़ जाए, क्षारक और पेंटोज शुगर मिला के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और अगर साथ में क्या जोड़ दिया जाए, फास्फेट समूह, तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर और क्षारक के बीच में ये वाला बॉन्ड होता है। हाँ थोड़ा सा आपको बता दें हम, जैसे क्षारक के कार्बनों को 1 2 3 करके नंबरिंग करते हैं, यहाँ के लिए बता रहे हैं कि जब भी न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड बनते हैं तो उस केस में जो शुगर का कार्बन होता है उसको 1 प्राइम 2 प्राइम ऐसे करके अंकन किया जाता है, 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम ऐसा। वैसे पे तो 1 2 3 करके अंकन करते हैं, लेकिन बेस में भी कार्बन होंगे, बेस के कार्बनों को 1 2 3 करके अंकन करेंगे। और यहाँ जो कार्बन होंगे, या ऐसा ही समझो कि
न्यूक्लियोटाइडों या न्यूक्लियोसाइडों में जो पेंटोज शुगर होगा उसके कार्बनों को 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम ऐसे करके अंकन कर, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये मान लो फास्फेट समूह आ गया, तो फास्फेट समूह उसके 5वें कार्बन से जुड़ा है। देखो ध्यान से, आपने सुना होगा एस्टर ना, एस्टर को पहचान का तरीका क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ के बाद कार्बन आता है, इतने बॉन्ड को आप बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। ये एस्टर के पहचान का तरीका है। सी डबल बॉन्ड ओ और ओ के बाद कार्बन आ जाए तो इसको बोलते हैं ये एस्टर टाइप का बॉन्ड। लेकिन अगर इसी के स्थान पे फास्फोरस आ जाए तो इतना बॉन्ड को, जो इतना बॉन्ड मिलेगा यहां से लेके यहां तक, इस बॉन्ड को आप नाम देते हैं फास्फो एस्टर बॉन्ड। फास्फो एस्टर बॉन्ड। यहां तक क्लियर है कि यहां से यहां तक जो बॉन्ड मिलेगा, जैसे यहाँ पे एस्टर था तो अगर फास्फोरस आ गया तो उतने बॉन्ड को आप फास्फो एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ये पूरे जानते किसकी बात कर रहा है? ये पूरा हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। ये बेस हो गया, शुगर हो गया, ये फास्फेट ग्रुप पूरा मिला के हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब मान लीजिए अगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़े, जो ग्रुप यहाँ है वही ग्रुप यहाँ भी होंगे। अब ये दोनों अगर आपस में जुड़ते तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? इसके कार्बनों को भी आप कैसे वन ऐसे कर सकते हैं ना, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। और ये जानते हैं पेंटोज शुगर कौन सा है? ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। मतलब यहाँ पे एच है सर, डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात कर रहा है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात किया है, मान लीजिए, ठीक है। अगर ये जुड़ते हैं तो जानते क्या होता है कि एक शुगर का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके शुगर का तीसरा कार्बन, हाँ ये समझे आप लोग? नहीं, जैसे ये शुगर नहीं है, एक फास्फोएस्टर बॉन्ड तो इसके 5वें कार्बन से बना, एक फास्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, और एक और फास्फोएस्टर बॉन्ड बनता है इसके तीसरे कार्बन। इसका ओ ना, ये किसी ओ से जोड़ दें आप, इस डबल बॉन्ड ओ से नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे ओ OH मान लो, समझने के लिए आप यहाँ OH मान सकते हैं कि जब दो OH संपर्क में आएंगे, आप चाहें तो इस डबल बॉन्ड इसको नीचे कर सकते हैं आप, ये O माइनस ऊपर कर दो, क्या दिक्कत? तो क्या होगा, यहाँ का OH मान लो और यहाँ का OH संपर्क में आएंगे तो H2O निकलेगा और O के द्वारा जुड़ेंगे, तो यहाँ भी एक फास्फोएस्टर बॉन्ड मिलेगा। अरे यार, पी डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर O मिलेगा, फिर यहाँ कार्बन मिलेगा, पी डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर OH और OH H2O निकल जाएगा। H2O निकलेगा तो क्या बचेगा? O ही बचेगा, एक O बचेगा ना, उसी से जुड़ेंगे और उसके बाद क्या होगा? कार्बन। तो आप इसको बोल सकते हैं कौन सा बॉन्ड होगा? फास्फोडाई एस्टर। एक फास्फोएस्टर बॉन्ड ऊपर है, एक फास्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ होगा? नीचे। तो दोनों को मिला के बोलते हैं फास्फोडाई एस्टर। पूछता है प्रश्न, तो आप यहाँ O माइनस बना ले, यहाँ पे OH रहने दीजिए। आगे चल के जोड़ा जाए तो देखिए जोड़ने पर क्या मिलता है आपको, मिलेगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस कह सकते हैं, O माइनस, यहाँ पे O माइनस लिखा गया है, ठीक है। और आपको मिलेगा OCH2, ऐसा आप जोड़ लेंगे। ये आपका शुगर है, इस बेस है आपका, और इसके कार्बनों को आप अंकन कर सकते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम। ये OH था ना, लेकिन अभी O मिल जाएगा 3 प्राइम, और ये कार्बन है 4 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ से जो मिलेगा आपको, P से जोड़ लें आप, डबल बॉन्ड O कह दो, O माइनस, फिर क्या मिलेगा? OCH2, भाई O मिलेगा, CH2 मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा?
आप इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ये शुगर आपका है, ये मिलेगा आपको, बेस है आपका। इसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH कर दिया, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड मिलता है, एक फास्फोएस्टर इधर है और एक फास्फोएस्टर बॉन्ड इधर मान सकते हैं ना, यहाँ है मान सकते हैं। तो जो दोनों न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड, जब आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, फास्फोडाइएस्टर। अब कैसे कैसे कार्बन से मिलता है, एक फास्फोएस्टर बॉन्ड पांचवें कार्बन से मिलेगा और एक फास्फोएस्टर बॉन्ड किस कैसे मिलता है, तीसरे कार्बन से। तो इसको आप बोलते हैं फास्फो, दोनों को मिला के ना, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो प्रश्न पूछता है कि दो न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका तीसरा कार्बन है, इसे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, इसका 3 प्राइम वाला ये दूसरे का छूटा हुआ है। अब इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि न्यूक्लियोटाइड्स परस्पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये बॉन्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो कि जो पेंटोज शुगर के पांचवें तथा तीसरे कार्बनों के मध्य पाया जाता है। पांचवें कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच बनता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इतना फटाफट बनाया। अच्छा देखो ध्यान से, थोड़ा डीएनए के बारे में जान लीजिए कि डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलनी संरचना के रूप में, डीएनए जो होता है उसकी संरचना में द्विकुंडलनी जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं, ऐसा कह सकते हैं, पाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये नहीं है, जैसे न्यूक्लियोटाइड है ना, ये न्यूक्लियोटाइड से ना ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनती है, डीएनए में से बन जाती है। ऐसे ही डीएनए में दो चेन मिलती हैं, ऐसे इस प्रकार से। जैसे ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, इसको आप बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इसमें रहने हैं, और जब न्यूक्लियोटाइड रहेंगे क्षार भी रहेगा, पेंटोज शुगर भी रहेगा, ठीक है। क्षारक भी रहना है, पेंटोज शुगर भी रहना है। तो यहाँ विशेष रूप से क्षारक की बात करते हैं, पेंटोज शुगर तो सब में सेम रहता है। देखिए ध्यान से, पेंटोज शुगर सब में सेम रहता है, पेंटोज शुगर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। दिक्कत वाली बात होती है किसमें, क्षारक में। कहीं कहीं एडनिन होता है, कहीं कहीं थाइमिन, कहीं कहीं साइटोसिन, कहीं कहीं ग्वानिन। इन्हीं दो व्यक्तियों के डीएनए इसीलिए समान नहीं है। कोई किन्हीं दो व्यक्तियों के डीएनए आपस में समान क्यों नहीं है, वजह यही होता है कि किसी किसी में जैसे एडनिन ऐसे होगा ना, जैसे एडनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन है, कहीं कहीं साइटोसिन के स्थान पे थाइमिन आ जाए, किसी में साइटोसिन के स्थान पे ग्वानिन आ जाए। ऐसी ही वेरिएशंस होती है, छोटी छोटी वेरिएशन। और इसी वेरिएशन की वजह से किन्हीं दो व्यक्तियों का डीएनए आपस में समान नहीं, क्षारक बदल जाते हैं। किसी में थाइमिन होगा तो किसी में साइटोसिन होगा, किसी में एडनिन होगा तो किसी में ग्वानिन होगा, ऐसी चीजें होंगी। तो देखो, ये आप बोलेंगे कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है और ये दूसरी है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है किसमें, डीएनए में। ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो हो जाए, मान लीजिए एक ये है, एक ये है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये एक दूसरे के, भाई दो बोलते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो संरचनाएं श्रृंखलाएं होती हैं, इसीलिए इनको जानते हैं क्या बोलते हैं कि ये डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडलनी होता है, डबल हेलिकल कह सकते हैं। अगर एक ही होगा, इसको रज्जुक भी नाम देते हैं। जैसे एक होगा ना, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को एक रज्जुक कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में हेलिक्स कहेंगे, अंग्रेजी में एक को हेलिक्स कहेंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को एक हेलिक्स कहते हैं, और हिंदी में रज्जुक। और दो होंगे तो दो रज्जुक कह देंगे। तो ये इसमें दो रज्जुक होता है, किसमें, डीएनए, ठीक है। अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सुनो ध्यान से, अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन पांच होगा, जैसे पांच और इन समाप्त कहां से होगा, तीन पे, पांच और तीन, मतलब ध्यान दें,
अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन 5 प्राइम 3 प्राइम होगी तो दूसरी जो होगी वो 3 प्राइम और जो है 5 प्राइम होगी। अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन 5 प्राइम 3 प्राइम होगा तो दूसरा क्या होगा 3 प्राइम 5 प्राइम होगा। आपको बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, इधर 5 है तो 3 आएगा, 3 होगा तो क्या होगा, मतलब भाई 5 होगा 3 होगा, 3 होगा तो क्या आएगा 5 आएगा। तो आप ये ना समझे कि देखो, आप ये ना समझे कि ये जो है ये 5 इसका है, ये 5 इधर 3 जा रहा है, इसका थोड़े 5। अगर ये 5 से स्टार्ट है 3 पे एंड होगा, 3 से स्टार्ट है 5 पे एंड होगा, मतलब जो होगा ये 5 वाला है इसका। और ये एक दूसरे के समांतर है, अगर ये 5 है 3 होगा, वो 3 होगा तो वो वाला 5 होगा, इससे 3 है तो 5 होगा। ठीक है, तो ऐसी बातें होती, तो वही बात वहां बताया गया है। हालांकि यहीं तक समाप्त हो जाता है, इसके आगे नहीं बनाना है। बना सकते लंबा, तो इससे क्या होगा 5 का ये वाला ना 5 का 3 होगा और ये 3 का क्या होगा 5, ऐसा बना। वही बात यहाँ लिखा गया, थोड़ा उसको समझाया जाए। और ये किसने प्रस्तुत किया, इसको डीएनए का, जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, द्विकुंडली संरचना है, इसको ना सीढ़ी नुमा मॉडल भी कहा जाता है। डीएनए का सीढ़ी नुमा मॉडल भी कहा जाता है, जो भी नाम दिया जाए। और एग्जाम में पूछता है कि डीएनए की सीढ़ी नुमा मॉडल को बना के दिखाएं, थोड़ा सा आप जानते हैं। तो ये देखो दो न्यूक्लियोटाइड की चेन मिल गई है, अब ये ना आपस में जुड़ी होती है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही होता है, ये आपस में जुड़ी होती है। और किससे जुड़ती है, क्षारक के द्वारा। और क्षारक युग्म होते हैं, जैसे मान लो ऐसा नहीं कि एडेनिन, जैसे अगर मान लो इसका एडेनिन होगा तो इसका थाइमिन होगा, अगर इसका साइटोसिन होगा तो इसका ग्वानिन होगा, अगर इसका ग्वानिन होगा तो इसका साइटोसिन होगा, अगर इसका थाइमिन होगा तो इसका एडेनिन होगा। ऐसे जुड़ते हैं। डीएनए में 4 टाइप के क्षारक युग्म होते हैं ना, क्षारक 4 टाइप के होंगे, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा या थाइमिन एडेनिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा या साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, ऐसी बात। इस बात को आप जानते हैं, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा या साइटोसिन ग्वानिन से ही जुड़ेगा। तो इस प्रकार ये जुड़ते हैं और ये श्रृंखला मुड़ी रहती है इसी बॉन्ड की, मतलब ये जुड़ते हैं आपस में। और किसके द्वारा पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और इन्हीं की जुड़ने की वजह से श्रृंखला मुड़ी हुई रहती है, नहीं तो ओपन हो जाए उसमें क्या, नहीं तो खुल जाएगी, सीढ़ी नुमा मॉडल बेकार हो जाएगा। अब देखो कौन किससे जुड़ता है कैसे, ये थोड़ा चर्चा में कर रहा हूँ। देखो ध्यान से क्या है, जेम्स वाटसन, ये बताया कि जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक, तो वैज्ञानिक थे वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने क्या किया था, डीएनए की द्विकुंडलनी संरचना कहिए चाहे क्या कह सकते हैं, सीढ़ी नुमा मॉडल प्रस्तुत। सीढ़ी के जैसा मॉडल है, सीढ़ी को तिरछा कर दे हो जाएगा भाई, रेलिंग्स जैसा रेलिंग्स बनता है। ठीक, अच्छा देखें, यही संरचना प्रस्तुत किया जिसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला थी, ये दूसरी, दो है ना। यहाँ पे क्या है, द्विकुंडली संरचना में क्या होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं पाई जाती है, आपको मैंने बताया, यही बताया कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में सीढ़ी नुमा कुंडलित रहती है, सीढ़ी के समान क्या रहती है, कुंडलित रहती है, मुड़ी हुई रहती हैं, जिसमें उपस्थित क्षारक युग्म, क्षारक युग्म जानते हैं, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन, ये मतलब जोड़े में जुड़ते हैं ना, एक नहीं जुड़ेगा। जैसे अगर एडेनिन होगा तो थाइमिन, दोनों जुड़ेंगे आप, तो युग्म की बात कर रहा है। ग्वानिन होगा तो साइटोसिन होगा, एक का ग्वानिन अगर एक के साइटोसिन, ऐसे ही क्षारक युग्म की बात कर रहा है। तो क्षारक युग्म आपस में H बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती, जो बता दे रहा हूं, जो एडेनिन होगा वो थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ग्वानिन और साइटोसिन या साइटोसिन और ग्वानिन आपस में क्या बनाएंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बात को थोड़ा याद रखना, H बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहेगी, ये बात आप जानते हैं। अब देखो यही बता रहा है कि दोनों रज्जु एक दूसरे के हेलिक्स जो नहीं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक या इसको प्रति समांतर, यहाँ जो है पूरक किस स्थान पे, प्रति समांतर शब्द भी एंटी पैरेलल लिखा है, लेकिन पूरक जानते रहिए,
एक दूसरे की क्या होती है, पूरक या प्रति समांतर होती है। कि मतलब वही पूरक का मतलब है कि अगर एक का 5 होगा तो 5 3 होगा, तो यहाँ जैसे देखो 5 3 पे एंड होगा, 3 वाला 5 पे एंड होगा। लेकिन इन दोनों की बात कर लेंगे कि अगर एक 5 है तो एक 3 आएगा, अगले का 3 होगा तो अगला क्या आएगा 5, एक दूसरे को पूर्ण करेंगी, ऐसा मान सकते, एक दूसरे की पूरक हो। अब ये बता रहा है कि जिसमें उपस्थित क्षारक युग्मों में, जो क्षारक युग्म होंगे में कह लेंगे एडेनिन थाइमिन के साथ तथा साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। मतलब एच बॉन्ड से जुड़ते हैं, कौन किससे जुड़ेगा, एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि एडेनिन और थाइमिन क्या बनाएंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन या साइटोसिन ग्वानिन आपस में क्या बनाएंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखिए यही होगा कि यहाँ पे आप चाहे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ पे चाहे ट्रिपल बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं आप। हाँ जुड़ेगा कि भाई थाइमिन एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे थाइमिन एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा बनाए, ये आपस में जुड़े रहेंगे, बना लीजिएगा आप लोग। अच्छा देखो ध्यान से बात करूं, अगर ये मैं इसी डीएनए के सीढ़ी नुमा मॉडल की बात करूं तो यहाँ पे जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर शुरू हुआ है, जैसे ये वाला, ये स्ट्रक्चर मान लीजिए है, तो आप देखो बात करूं, जैसे दो उभार यहाँ पे है ना, ये एक ही संरचना में जो दो उभार होंगे, ये तो गर्त वाला मतलब गर्त मान लीजिए आप, ये नीचे वाला पार्ट है, कि दोनों गर्तों की बात कर लें या दोनों श्रृंगों की बात कर लें, ऐसा बात कर सकते हैं। जैसे ये तो ऊंचा वाला पार्ट है इसका, और ये वाला कौन सा पार्ट है, धंसा वाला पार्ट है। देखो ये क्या है, ये इसकी बात कर लें, ये स्ट्रक्चर है, ये कौन सा पार्ट है, ये दोनों उभरे हुए पार्ट है ना। और यहाँ जो शुरू मतलब यहाँ जो शुरुआत हुई है, ये कौन से पार्ट की बात कर रहा है, यहाँ नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे वाला पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट था, उभरे हुए, दो कह सकते हैं उभरे हुए भागों या नीचे धसे हुए भागों जो है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। और जिसमें जो है 10 नाइट्रोजनी क्षारक के जोड़े पाए जाते हैं, 10 जोड़े नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। इतने डिस्टेंस के बीच में 10 जोड़े नाइट्रोजनी क्षारक के कह सकते हैं ना पाए जाते हैं, 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ी, ठीक है, केवल 10 नहीं, जोड़ी में, जैसे एडेनिन थाइमिन एक जोड़ी हो जाएगा, ग्वानिन साइटोसिन ऐसे एक जोड़ी। और अगर मैं एक जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक की बात करूं, जैसे ये मान लो दो जोड़ी बात करें कि दो नाइट्रोजनी क्षारकों के जोड़ों के बीच की जो डिस्टेंस होता है, ठीक है भाई, ठीक है, मान लीजिए हमने बात कर ली कि ये एक नाइट्रोजनी क्षारक है, दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच का डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसमें पूरा मिलाएंगे 10 नाइट्रोजनी क्षारक के जोड़े आएंगे, 10 से गुणा करेंगे 34 हो जाएगा, तो वही 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर इनकी आपस की दूरी की बात करें, 5 प्राइम 3 प्राइम या 3 प्राइम 5 प्राइम की बात करें, तो कितना होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम। ये थोड़ा जानते रहिए आप। इसके बाद ये छाप लो, इसके बाद बात करेंगे आरएनए की ना। आरएनए की जो संरचना होती है वो सिंगल हेलिक्स होता है, एक ही हेलिक्स होता है, जरूरत पड़ने पर वो आपस में ही डबल होता, मतलब दो अलग नहीं होती, आवश्यकता पड़ने पर आरएनए जो होता है आपस में ही डबल हो जाता है, वहाँ दो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं, दो अलग अलग नहीं आते, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं नहीं आती, वही आपस में डबल होता है। लेकिन सामान्य केस में आप जानते रहिए वही वो सिंगल हेलिक्स की बात करते हैं कि आरएनए सिंगल हेलिकल होता है। और ये जानते रहिए यही लिखा है ना कि आरएनए की द्विकुंडलीय संरचना में केवल एक रज्जु, रज्जु का मतलब एक हेलिक्स होता है। और जो आरएनए के प्रकार की बात करें, ये थोड़ा पूछता है, आरएनए 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा पता है, एमआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एम का मतलब मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक, मैसेंजर आरएनए,
इसका ट्रांसफरेज, ट्रांसफर कह सकते हैं, ट्रांसफर आरएनए, और ये होता है राइबोसोमल आरएनए। फटाफट लिखे इसको, ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर संदेश वाहक होगा इसका हिंदी नाम, संदेश वाहक आरएनए। ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण कह सकते हैं ना। और राइबोसोमल, इसका हिंदी नाम राइबोसोमल ही होगा। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। देखिए जरा ध्यान से, अभी आप पढ़ेंगे किसके बारे में, डीएनए और आरएनए के कार्य के बारे में। डीएनए आरएनए के कार्य, या आपसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड के कार्य। अगर आपसे कहा जाए न्यूक्लिक एसिड के कार्य, मतलब यही बता देना, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं। ठीक है, इनकी कार्य के बारे में बताएं। तो देखो, जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन स्थानांतरित करता है? डीएनए। डीएनए में जीन होते हैं जिनमें आनुवंशिक लक्षणों की सूचनाएं उपस्थित होती हैं। डीएनए में क्या होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की सूचनाएं उपस्थित होती हैं, और यही डीएनए क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होता है, तो सूचनाएं भी जाती हैं। ठीक है, तो वही बात होती है कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है डीएनए। दूसरी बात है, डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना उपस्थित है। डीएनए में प्रोटीनों के संश्लेषण के लिए सूचनाएं उपस्थित होती हैं, और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो आरएनए के द्वारा होता है। तीन कार्य बताए गए हैं, तो याद रखें आप लोग कि आरएनए कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, और डीएनए में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचनाएं उपस्थित होती हैं। ये सब न्यूक्लिक एसिड के कार्य। और आरएनए के टाइप्स को आप जानते ही करते हैं, मैसेंजर है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? संदेश वाहक होगा ना, संदेश वाहक। मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल, ये आरएनए के टाइप्स। अभी थोड़ा डीएनए आरएनए में अंतर की बात करें, डीएनए आरएनए में अंतर। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, तो डीएनए आरएनए में अंतर क्या है कि डीएनए में जो है, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और जबकि आरएनए क्या होता है? राइबोज शुगर होता है। एक डिफरेंस है। और बात करें डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है वो कौन होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये देखो डीएनए का पूरा नाम है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और आरएनए क्या होता है? राइबोज शुगर। ये पूरा इसका नाम है। ठीक है, रुको रुको यार, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए यार। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी बात हो रही है कि ये शर्करा की बात बाद में आई। ये हाँ, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और आरएनए में पेंटोज शुगर कौन होता है? राइबोज शुगर होता है। ये ठीक है, वो थोड़ा सा बदल लेंगे आप। और बात करें, डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एजीटीसी होता है। और आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक होता है एजीयूसी, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। और बात करें यहाँ डीएनए की द्वितीयक संरचना में, डीएनए की द्वितीयक संरचना में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्या आप इसको बोल सकते हैं कि यह द्विकुंडलित होता है? डीएनए की द्वितीयक संरचना में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, या आप बोल सकते हैं कि डीएनए द्विकुंडलित होता है। और जबकि आरएनए की द्वितीयक संरचना में, आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक ही श्रृंखला पाई जाती है। अर्थात आप इसको बोल सकते हैं कि यह एक कुंडलित होता है, या एक रज्जुक भी कह सकते हैं। यह द्विरज्जुकीय होता है, रज्जुकीय होता है, और यह इसमें एक ही रज्जुक पाया जाता है, ऐसी है। और बात करें ये वाला कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से कहाँ लेके जाता है? दूसरी पीढ़ी में। और जो आरएनए होता है वो डीएनए के आदेशानुसार कार्य करता है। ठीक है,
डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है और आरएनए डीएनए के आदेशानुसार कार्य करता है। इतना फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? हिंदी नाम है डीएनए अंगुली छापन। ठीक है, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, आप देखो ध्यान से, आप ये जानते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए में जो क्षारकों का क्रम नहीं होता है, क्षारकों का अनुक्रम लिखा है। जैसे नाइट्रोजनस बेस जो है उनका अनुक्रम उसमें चेंज होता है। कहीं कहीं मान लो एडनिन के स्थान पे कहीं आ जाए साइटोसिन आ जाए, कहीं थाइमिन आ जाए, ऐसे ही चेंज होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। और इसी इसी वजह से इन्हीं दो व्यक्तियों का डीएनए आपस में समान नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो क्या है, यही बताया है किसी व्यक्ति में डीएनए के अद्वितीय अनुक्रम ज्ञात करना। अद्वितीय अनुक्रम ना, वही जो क्षारकों का क्रम नहीं है वो अद्वितीय होता है ना। ऐसा नहीं कि फिर वही क्रम दूसरे में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति में जो क्षारकों का अनुक्रम होता है वो अद्वितीय होता है, बदलता नहीं है। और उसी को ज्ञात करना कि क्या है, उसी क्षारकों के अनुक्रम को ज्ञात करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वही लिखा है कि किसी व्यक्ति में डीएनए के अद्वितीय अनुक्रम को ज्ञात करना। अद्वितीय अनुक्रम मतलब वही क्षारकों का अनुक्रम होता है, वो अद्वितीय होता है। उसी को अगर आप ज्ञात कर लेते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यूजेज क्या क्या है, यही बता रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग आजकल निम्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। पहला क्या है? प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में कि कौन सा अपराधी है उसकी पहचान करने में आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। दूसरा किसका यूज? व्यक्ति की पैतृकता के पहचान में कि उसके जनकों का निर्धारण करने में। जनक, ठीक है, हाँ, तो व्यक्ति के जनकों के निर्धारण में भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? किसी दुर्घटना में मृत शरीर की पहचान में कि मान मृतक शरीर है उसकी पहचान करने के लिए भी किसका यूज होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपराधी की जांच में, व्यक्ति की पैतृकता के निर्धारण में कि उसके माता पिता की पहचान में, और क्या है? मृतक शरीर की पहचान में, दुर्घटना में किसी मृतक शरीर है उसकी पहचान करने में। अगला क्या है? किसी प्रजाति समूह की, कौन सा स्पीसीज का, किसी जात की पहचान में कि वो किस जात क्या है। ठीक है, तो किसी प्रजाति समूह की पहचान में भी इसका यूज होता है। तो थोड़ा आप जानते हैं इसको पढ़ने के बाद आपको विशेष रूप से पढ़ना है विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है देखिए ध्यान से, देखो विटामिन शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फंक ने किया था। फंक ने जो है विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। मैं थोड़ा आपको विटामिन के बारे में बता दूं, जो विटामिन नहीं, पहले इसका अंग्रेजी लिखा जाता विटामिन, पूरा MINE लिखा जाता था। ठीक है, और ये दो शब्दों से बना है, वाइटल और एमीन से बना है। वाइटल का मतलब जीव के लिए, एमीन का मतलब आवश्यक। जो विटामिन है दो शब्दों से बना है, वाइटल प्लस एमीन। यहाँ वाइटल शब्द का अर्थ है जीव के लिए और एमीन शब्द का अर्थ क्या है? आवश्यक। तो ये जीव शरीर के लिए, जीव के लिए आवश्यक होता है। तो प्राचीन में विटामिन का नाम ऐसे विटामिन पूरा ANE लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एमीन नहीं, AMINE, ये NH2 समूह को दिखा रहा है। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी NH2 समूह को दिखा रहा है, एमीन समूह को दिखा रहा है। इसीलिए इस ई को हटाकर वर्तमान में केवल इतना लिखा जाता है, विटामिन, केवल इतना, ई नहीं लिखा जाता। क्योंकि अगर ई आ जाता है तो जो है एमीन समूह को दिखाने, मतलब कंफ्यूजन होने का चांस रहता है कि वो एमीन समूह को नहीं दिखा रहा है या उसमें एमीन समूह तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा है, विटामिन को ऐसे लिखा जाता है। इसका प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया था 1912 में। विटामिन की परिभाषा क्या है? देखो विटामिन वे कार्बनिक अणु है, कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं, वे कार्बनिक अणु
जो अल्प मात्रा में ही भोजन में अल्प मात्रा में आवश्यक, अल्प मात्रा का, ये सूक्ष्म नहीं, अल्प बेहतर होगा। वे कार्बनिक अणु जो अल्प मात्रा में भोजन में आवश्यक होते हैं तथा जिन अगर वही अल्प मात्रा नहीं मिलेगी तो उनकी कमी से रोग हो जाए। बहुत कम मात्रा में आवश्यक है और वो कम मात्रा प्राप्त होना आवश्यक है, अगर वो नहीं मिलेगी तो रोग हो जाएगा, उसी को आप बोलते हैं विटामिन। आपको बता दिया जाए कि विटामिन की अधिक की मात्रा से भी रोग हो जाते हैं। अगर आपने अधिक की विटामिन ले लिया है उससे भी क्या हो सकते हैं, रोग। तो आप यहाँ इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि विटामिन की अधिक की मात्रा से रोग हो जाते हैं। अगर अधिक की मात्रा में विटामिन का सेवन करेंगे तो वहां भी रोग हो सकता है, रोग होने की संभावना है। ठीक है, इतना क्लियर रहे आप। ठीक है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि विटामिन क्या है। वे कार्बनिक अणु जो सूक्ष्म मात्रा में अल्प मात्रा में भोजन में आवश्यक होते हैं तथा जिनकी कमी से रोग हो जाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। और बात करें, विटामिन जो होते हैं किसी जीव की बेहतर वृद्धि, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इन सब के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन। ये थोड़ी सी बातें हैं इसके बारे में। बात करें विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन को कितने कितने कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला पढ़ेंगे विलेयता के आधार पर या घुलनशीलता के आधार, विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन या जल में विलेय विटामिन। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, वसा में विलेय विटामिन। जल में विलेय विटामिन, वसा में विलेय विटामिन। जल में विलेय विटामिन कौन है, विटामिन बी व सी। और इसके अलावा वसा में विलेय विटामिन कौन है, विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन बी व सी जल में घुलनशील है और विटामिन ए, डी, ई, के ये सब क्या है, वसा में घुलनशील। देखो, जल में घुलनशील होने की वजह से ना, देखो ध्यान से, जल में घुलनशील होने की वजह से विटामिन बी व सी ये मूत्र में घुल जाते हैं, मूत्र में घुल जाते हैं और मूत्र के साथ शरीर में से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपने अधिक की मात्रा में इन विटामिन का सेवन कर लिया तो जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतना तो ठीक है, जो अधिक की मात्रा बचेगी वो मूत्र में घुल जाएगी, वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाएगी। इसीलिए इन विटामिन को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में रोज सेवन करें, क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो अधिक की मात्रा मूत्र के साथ बाहर निकल, भाई मूत्र में घुल जाएगी और मूत्र के साथ कहाँ निकल जाएगी, बाहर। तो इसीलिए इन्हें जो है अल्प मात्रा में प्रतिदिन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। किन्हें, विटामिन बी व सी को। पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो यही जानते रहे कि विटामिन बी व सी जो है जल में घुलनशील होने के कारण मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। इसके बाद वाली बात आप जानते रहिए कि ये जानते रहिए कि इनको प्रतिदिन शरीर में ग्रहण करने की आवश्यकता हो, अल्प मात्रा में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है भोजन के माध्यम से। ये सब चीजें हैं। ये बात करें वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हैं, तो इनके विषय में लिखा जाता है कि ये तेल या वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील होने की वजह से ये हमारे शरीर में उपस्थित वसीय ऊतकों में एकत्रित होते हैं, ये संग्रहित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको एकत्रित किया जा सकता है, लेकिन इनको एकत्रित नहीं कर सकते, इनको रोज थोड़ा थोड़ा मात्रा में ग्रहण करने की आवश्यकता है। लेकिन आप इनको एकत्रित कर सकते हैं। अगर आपने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया है तो शरीर में रहेगा, फिर बाद में जो है आवश्यकता पड़ने पर वहां से उपलब्ध हो जाएगा। और कहाँ एकत्रित होता है, ये एकत्रित होते हैं कहाँ, शरीर में उपस्थित वसीय ऊतकों, जिसको बोलते हैं एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक। तो वही बात है कि ये तेल अथवा वसा में घुलनशील होते हैं या विलेय होते हैं। इनका संचय कहाँ होता है, यकृत, विशेष रूप से इसकी बात करें वसीय ऊतकों में कहाँ होता है,
इनका विशेष रूप से जो संचय होता है वो एडिपोज ऊतकों, वसीय ऊतकों में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करेंगे विटामिन के बारे में। जो विटामिन आपको पढ़ने हैं, विटामिन और उनका रासायनिक नाम, उनकी कमी से कौन सा रोग होगा और विटामिन कहाँ से प्राप्त होंगे, इन सब बातों की चर्चाएं। विटामिन, उनका प्राप्ति स्रोत, ऐसा हेडिंग कर सकते हैं आप, विटामिन, उनके प्राप्ति स्रोत एवं कमी के कारण होने वाला रोग, ये हेडिंग हो सकता है। ठीक है, यहाँ अगर आप हेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, विटामिन, उनके प्राप्ति स्रोत कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं और कमी के कारण होने वाला रोग, ये चीजें हैं। तो विटामिन की बात करें, उनका रासायनिक नाम, तो विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका इफेक्ट रेटिना पे पड़ता है, जानते हैं। ठीक है, रेटिनॉल। ठीक है, और इसके जो स्रोत हैं वो क्या क्या है, गाजर, मुख्य रूप से सुना होगा आपने, गाजर है, मछली के यकृत का तेल, ठीक है, मक्खन है, दूध, अंडा, ये सब है। ठीक है, प्रमुख रूप से यही है। कौन सा, गाजर है और मछली के यकृत का, या मछली का तेल, कैसे, मछली का तेल, और भी चीजें, मक्खन, दूध हैं, प्रमुख रूप से यही दोनों हैं। अब इनकी कमी से रोग क्या होता है, मान लीजिए विटामिन ए आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, जितना आपको शरीर को आवश्यक, जितनी आपके शरीर को आवश्यक है उतना नहीं मिलता है, तो उसकी कमी से दो प्रकार के रोग हो सकते हैं। एक है नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं रात्रि अंधता। रात्रि में थोड़ा सा कम दिखाई देता, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई देता। नाइट ब्लाइंडनेस में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है धुंधला टाइप का, क्लियर नहीं दिखता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रात्रि अंधता। दिन में कोई दिक्कत नहीं है, रात के लिए प्रॉब्लम, रात्रि अंधता, आप यहां लिख लीजिएगा इसको, नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरा है जीरोथेल्मिया, जीरोथेल्मिया कह सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस है, हिंदी नाम है रात्रि अंधता, और एक है जीरोथेल्मिया, इसका हिंदी नाम जीरोथेल्मिया होगा। इस रोग में कार्निया कठोर हो जाती है। हाँ, जो जीरोथेल्मिया होता है इसमें क्या होता है, कार्निया का कठोरीकरण हो जाता है। जब कार्निया कठोर हो जाती है तो उस रोग को आप क्या बोलते हैं, हाँ, कार्निया का कठोरीकरण। कार्निया का कठोरीकरण हो जाता है इस रोग में, जीरोथेल्मिया। अगला बात करेंगे विटामिन बी में, ये सब आएंगे। विटामिन बी को इतनी कैटेगरी, B1, B2, B6, B12, ये पढ़ेंगे आप। और भी हैं लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना, B1, B2, B6, B12। तो जो B1 होता है, विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। थोड़ा इसका रासायनिक नाम याद रखें आप, रेटिनॉल वाला, रेटिना पे इफेक्ट करता है, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। और इसके स्रोत क्या है, अंडा है, देखो अंडा, दूध, सबके स्रोत है। ठीक है, मछली वगैरह, आंखों के लिए मछली वगैरह बहुत यूजफुल है, हड्डियां कमजोर होती तो वहां भी मछली का तेल वगैरह यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ बात करें, अंडा, दूध, खमीर, दाल, हरी सब्जियां, ठीक है, ये सब विटामिन B1 के स्रोत हैं। और इनकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। इस प्रक्रिया में भूख कम लगता है या भूख नहीं लगती। विटामिन B1 की कमी से भूख नहीं लगता है, कम लगता है, इस रोग को आप बोलते हैं बेरी बेरी। अब विटामिन B2 की बात करें, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसके देखो, इसके स्रोत क्या क्या है, इसका स्रोत है अंडा, वो भी अंडा का व्हाइट वाला पार्ट, जिसको आप बोलते हैं एल्बुमिन। अंडे के सफेदी वाले भाग को आप क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। और जो पीला वाला भाग है उसको अंडपीत कहा जाता है, एक यॉल। अंडे का जो सफेद वाला भाग है ना, उसको एल्बुमिन कहा जाता है, एल्बुमिन प्रोटीन है। ठीक है, तो यही अंडे का व्हाइट वाला पार्ट जो है, एल्बुमिन भाग। दूध है, किडनी है, लीवर है, ये सब जो है स्रोत हैं किसके, विटा विटामिन B2 के प्राप्ति के स्रोत कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं,
तो अंडा का एल्बुमिन भाग, दूध है, किडनी, वृक्क है, यकृत है। और दूध जानते हैं कौन सा? हाँ हाँ, जिसको आप बोलते हैं अपने भाषा में पेयूस नहीं कहते हैं आप लोग। शुरू के जब बच्चे देते हैं, एक, हाँ, स्टार्टिंग दिनों का, शुरुआती 2-3 दिनों के जो दूध होते हैं, पीलापन जिसमें होता है, हाँ, वो वाला दूध इसका स्रोत है, विटामिन बी 2। इससे, इसकी कमी से क्या होता है, होंठों के किनारों पे फट जाता है। आपने देखा व्यक्तियों के देखे होंगे कि होंठों के किनारे पे क्या हो जाता है, हाँ, फट जाता है, इसी की कमी से होता है। उसको आप बोलते हैं कीलोसिस। इसको, इस रोग को आप क्या बोलते हैं, कीलोसिस, की जो वहां पे, हाँ, होंठों के किनारों पे फट जाता है। स्रोत क्या है भाई, दूध, वो भी स्टार्टिंग के दिनों का। वैसा भी स्रोत है दूध, लेकिन ज्यादा फायदेमंद वही वाला है। तो यही बोला गया है कि किरोसिस में क्या होता है, मुंह व होठों के किनारों पर फट जाता है, फटना। अगली बात करें विटामिन बी 6। तो विटामिन बी 6 के स्रोत कौन है, अंडा, दूध, यहाँ भी आएगा, लेकिन अंडा कौन सा, अंडे का पीला वाला भाग। यहाँ अंडे का एल्बुमिन भाग स्रोत होता है, यहाँ अंडा, तो आप चाहे अंडा ही कह दो, अंडा हर प्रकार के विटामिनों का स्रोत अंडा, दूध होगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यही है, अंडा है, अंडे का पीला वाला भाग, एग यॉल्क अंग्रेजी में बोलते हैं, दूध है, दालें, चना, खमीर, ये सब, ईस्ट वगैरह ना। और इसकी कमी से क्या होता है, शरीर में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, मरोड़ आना, जिसको आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वुलेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वुलेशन, और हिंदी क्या है, मरोड़ आना, शरीर में ऐंठन हो जाता है, शारीरिक ऐंठन के, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, विटामिन बी 12। इसका जो, हाँ, इसका रासायनिक नाम पढ़ लें आप लोग, इसका है राइबोफ्लेविन, इसका क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन या पीरिडॉक्सिन, जो भी पढ़ लो आप, पायरिडॉक्सिन। और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबैलामाइन, साइनोकोबैलामाइन, ये थोड़ा आता है, ठीक है, साइनोकोबैलामाइन। इसके स्रोत क्या क्या है, अंडा है, दूध है, मांस, मछली, दही, यकृत वगैरह, ठीक है, मछली वगैरह, ये सब इसके स्रोत होते हैं। मछली 2 बार लिख लिया क्या, अंडा, दूध, मांस, मछली, दही, यकृत, ये सब इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से होता क्या है, एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड में कमी, ब्लड में हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी होती है, आरबीसी की वजह से। तो ब्लड की रक्ताल्पता कहते हैं हिंदी में इसको, रक्ताल्पता, ब्लड की कमी, ठीक है। इसको लिखे फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, विटामिन, विटामिनों का नाम और जाना जाए कि विटामिन, उनके रासायनिक नाम, उनके स्रोत वगैरह, कमी के कारण कौन सा रोग होगा, ये सब जानना है। जिसमें आपने क्या पढ़ा है, विटामिन ए पढ़ लिया है, और विटामिन बी में कई टाइप्स है, B1, B2, B6, B12, इन सब के स्रोत भी जान लिया है आपने, और कमी से कौन सी रोग होगी वो भी जानते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे विटामिन सी, डी और ई और के बाद, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, सभी का रासायनिक नाम थोड़ा सा, खासकर विटामिन ए वगैरह का रटे रहिए, याद रखें, और सबका प्रयास करें। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबैलामाइन, ऐसे ही B1 का नाम थायमीन होता है, ये सब रटे रहिए, ठीक होता है। अच्छा देखें, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके स्रोत कौन से है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो पहला लिखा आपने सिट्रस फल। सिट्रस फल में आप जानते क्या था, नींबू आ जाता है, संतरा आ जाएगा, ये सब आएंगे सिट्रस फल की कैटेगरी, जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाए, ठीक है। तो नींबू, संतरा, ये सब है, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां भी इसकी स्रोत है, लेकिन प्रमुख रूप से नींबू, संतरा, आंवला, ये सब हैं विटामिन सी के स्रोत। अब देखिए, इनकी कमी से रोग कौन सा होता है, प्रमुख रूप से स्कर्वी रोग होता है। इसके अलावा दांत, जो है, बालों में झड़ना वगैरह भी प्रारंभ होता है विटामिन सी की कमी से, आपने सुना होगा, विटामिन सी की कमी से बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो आंवला का सेवन थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन प्रमुख रूप से स्कर्वी रोग होता है दंत क्षय। स्कर्वी का मतलब जानते हैं, मसूड़ों से खून आना या मसूड़ों का कमजोर होना हो जाना, ऐसा बोलते हैं। मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है स्कर्वी रोग में, और यह रोग पाया जाता है बीड़ी सिगरेट वगैरह सेवन करने वाले व्यक्तियों में। दांतों दंत क्षय मतलब मसूड़े जब कमजोर हो जाएंगे, भाई मसूड़ों से खून आएंगे तो मसूड़े कमजोर हो जाएंगे, फिर दांतों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। दंत क्षय का मतलब दांतों का झड़ना, दांतों का टूटना। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। अगली बात है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, जो कैल्सीफेरॉल है ये शरीर में या हड्डियों वगैरह में कह सकते हैं विशेष रूप से कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है। कैल्सीफेरॉल जो भी पोषक पदार्थ आपने खाया है वहां से कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है, जिससे वो कैल्शियम किसको मिलेगा, हड्डियों को मिलेगा, दांतों वगैरह में मिलेगा, और हड्डियां मजबूत होंगी। हड्डियों को मजबूत करता है विटामिन डी। कैसे मजबूत करता है, कैल्शियम के अवशोषण द्वारा, किससे, पोषक पदार्थ जो भी आपने खाया है। ठीक है, अच्छा देखें इसके स्रोत कौन है विटामिन डी के। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और जब निकल ही रहा हो, राइजिंग कह सकते हैं, काफी लंबे समय तक नहीं, शुरू जो स्टार्टिंग जब उगता है सूर्य का प्रकाश, तो वो वाला बात है। सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, अंडे का पीले वाला भाग, अंडे का पीतक मतलब अंडे का पीले वाला भाग, और कौन है, मक्खन है, घी है, ये सब इसके स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन जो है मैंने बताया आपको ना कि जो है दूध है, अंडा है, ये लगभग सभी प्रकार के विटामिनों को स्रोत माने जाते हैं। अब देखो इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से होता है रिकेट्स, जिसका हिंदी नाम लिख सकते हैं रिकेट्स आप लोग, रिकेट्स है। और दूसरा है ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियो ऑस्टियोमेलेशिया। अब देखिए ऑस्टियोमेलेशिया रिकेट्स में क्या अंतर है। देखो विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियां एक निश्चित आकार को नहीं प्राप्त कर पाती हैं, एक निश्चित साइज में नहीं होती हैं डी की कमी से। तो देखो विटामिन डी की कमी से अगर बच्चों में हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसको आपने लिखा है अस्थि मृदुता। अस्थि मृदुता का मतलब ये है कि हड्डियों का कमजोर होना। अगर बच्चों में हड्डियां कमजोर होंगी या फिक्स साइज में नहीं रहेंगी तो उसका नाम होगा रिकेट्स। रिकेट्स। अगर वयस्कों में अस्थियां कमजोर होती हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। बच्चों में हड्डियां कमजोर होंगी तो उस रोग को आप बोलेंगे क्या, रिकेट्स। अगर वयस्कों में हड्डियां कमजोर होती हैं, अस्थियां कमजोर होती हैं तो उसे आप बोलेंगे ऑस्टियोमेलेशिया। इसके बाद बात करें विटामिन ई। विटामिन ई के स्रोत कौन है। विटामिन ई का स्रोत है सूर्यमुखी का तेल, मतलब कह सकते हैं हरी चीजें ये वो इसकी स्रोत है, इसी कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, तो सूर्यमुखी का तेल है, अंकुरित गेहूं का तेल, नया नया गेहूं अगर अंकुरित हुआ हो उसके जो है तेल बना सकते हैं, उसका तेल, सूर्यमुखी का तेल, अंकुरित गेहूं का तेल, अंडा, दूध, मांस, मछली, ये सब विटामिन ई के स्रोत माने जाते हैं। प्रमुख रूप से हरी चीजें, हरी चीजें जो है जान लीजिए आप लोग, या आप इसमें हरी सब्जियां लिख सकते हैं कि जो हरी सब्जियां इसकी स्रोत हैं, इसमें आती है। इसकी भी स्रोत हरी सब्जियां हैं, लेकिन इसका भी जानते हैं हरी सब्जियां इसकी स्रोत हैं, पालक वगैरह, पत्तेदार गोभी वगैरह, ये सब इसके स्रोत माने जाते हैं। और ये भी लिखा आपने सूर्यमुखी का तेल प्रमुख रूप से लिखा है, अंकुरित गेहूं का तेल, इसके अलावा ये सब। देखो इसकी कमी से रोग कौन सा होता है। प्रमुख रूप से इसका जो है एग्जाम्पल है बांझपन, स्टेरिलिटी। बांझपन का मतलब जानते हैं आप लोग ना, हाँ बच्चे उत्पन्न नहीं होते, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। ठीक है, तो यही लिखा है बंध्यता, मतलब उसका हिंदी नाम लिखा है बंध्यता, स्टेरिलिटी, बंध्यता या बांझपन, जो भी कहे। इसके अलावा एक और
रोग हो सकता है, मांसपेशियां कमजोर हो सकती है, मसल्स वगैरह कमजोर हो सकते हैं विटामिन ई की कमी से। हड्डियां कमजोर होंगी तो विटामिन डी की कमी से, अगर मसल्स वगैरह कमजोर होंगे तो विटामिन ई का उसमें योगदान होगा, उसकी वजह से कमजोर होंगे। अगली बात करें विटामिन के, इसका रासायनिक नाम जानते रहे आप लोग भाई, इसका आपने पढ़ा कैल्सीफेरॉल, इसका क्या है टोकोफेरॉल, और इसका क्या है फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, जो भी कहें आप इसको फाइलोक्विनोन भी कह सकते हैं। क्विनोन, इसके स्रोत वही पालक है, पालक थोड़ा सा इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है। पालक, गाजर, पत्ता गोभी, या कुल मिला के बोल सकते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, जो हरी सब्जियां हैं पत्तेदार हुई, वो इसकी स्रोत मानी जाती है, उसकी भी स्रोत मानी जाती है। ठीक है भाई, ये भी विटामिन मिल सकता है, ये भी विटामिन मिल सकता है, या मिलता है कैसे? अब इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से ब्लड का थक्का देरी से बनता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड का थक्का क्या होगा, देरी से बनता है। वही लिखा है कि रुधिर का थक्का बनने, जिसको आप नाम देते हैं रक्त स्कंदन, रुधिर के थक्का बनने की प्रक्रिया को ही रक्त स्कंदन कहा जाता है, रुधिर स्कंदन कहा जाता है। इसका समय बढ़ जाता है, देरी से बनता है, रक्त का थक्का जो है वो देरी से बनता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला पढ़ेंगे, जो अगला पॉइंट आपका होगा हार्मोन्स, हार्मोन या हार्मोन्स कह सकते। ठीक है, हार्मोन क्या है, देखिए ध्यान से, हार्मोन जो होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, अंतःस्रावित ग्रंथि। अब भाई ग्रंथि क्या है, ग्रंथियां उन कोशिकाओं या ऊतकों को कहा जाता है जिनके द्वारा कुछ पदार्थों का स्राव, ये बायोलॉजी का पोर्शन है, जानते रहिए कि वे कोशिकाएं या ऊतक या अंग जिनके द्वारा कुछ पदार्थों का स्राव होता है ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, एक कोश की ग्रंथि भी संभव है। ठीक है, तो ग्रंथियां हैं, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, ऐसी ग्रंथि जो अपने स्राव को, जिन पदार्थों का स्राव कर रही है उनको किसी सतह पर छोड़ती है, उसे आप बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जो अपने स्राव को किसी सतह पर छोड़ती है तो उसे आप क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे मल्लार ग्रंथियां हैं, वो सतह पर छोड़ती है, जीभ पर छोड़ रही है ना, सतह पर छोड़ रही है। और एक होता है स्वेद ग्रंथि, जिससे पसीना निकलता है, वो भी अपने, जो पसीना निकला है वो भी सतह पर आया है। अश्रु ग्रंथि भी वही हाल है, वो भी अपना स्राव किसी सतह पर छोड़ती है, आंसू जो निकालती है ना, किसी सतह पर छोड़ती है। तो ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपको प्रमुख रूप से पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधा जो है ब्लड में मिला देती है या रुधिर वाहिनियों में छोड़ देती है, जो अपने स्राव को जो भी निकाल रही हैं उनको कहाँ छोड़ देते हैं, हाँ रुधिर में मिला देते हैं, या कह सकते हैं रुधिर वाहिनियों में छोड़ देते हैं। जब रुधिर वाहिनियों में छोड़ देगा तो रुधिर में मिलकर वो उसको जहां जाना रहेगा वहां पहुंच जाता है। ठीक है, यही है कि हार्मोन्स क्या है, शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो है स्रावित कार्बनिक अणु, स्रावित कार्बनिक अणु एक ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, स्रावित कार्बनिक अणु जो सीधे रक्त में मिलकर अपने कार्यस्थल तक पहुंच जाते हैं, सलीके से जो डायरेक्टली रक्त में मिल जाएंगे, सीधा रक्त में मिलकर इनको जहां जाना रहता है वहां पहुंच जाते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, हार्मोन। ठीक है, यही लिखा आपने कि शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले वे कार्बनिक अणु जो सीधे रुधिर में मिलकर अपने कार्यस्थल तक पहुंच जाते हैं उन्हें हार्मोन कहा जाता है। इनको ब्लड वाहिनी मिलाते हैं, रुधिर वाहिनी में, वहां मिलते हैं ब्लड में, फिर पहुंच जाते हैं जहां इनको जाना होता है। लिखें, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हार्मोनों का वर्गीकरण।
अच्छा देखिए ध्यान से, अब बात करें हार्मोन के प्रकार के बारे में। हार्मोन के प्रकार रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो जो रासायनिक प्रकृति के आधार पर हैं हार्मोन्स हैं, उनको 3 कैटेगरी में पढ़ना है। कौन सा? स्टीरॉयड हार्मोन्स, एमीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स। बस एग्जांपल समझे आप लोग। स्टीरॉयड हार्मोन्स, एमीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स। जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होता है ये जल में अविलेय होता है, वसा में विलेय होता है। आप लिख सकते हैं कि जल में क्या होता है? अविलेय, और वसा में क्या होता है? विलेय। उसकी बात करेंगे, वो जल में विलेय होता है, वसा में क्या होता है? अविलेय। वसा या लिक्विड जो भी कह दे, समझ लेंगे आप। जो एमीन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन्स है, ये दोनों जल में विलेय होते हैं, वसा में अविलेय। और ये वाला क्या होता है? वसा में विलेय, जल में अविलेय। अब देखो स्टीरॉयड की कैटेगरी में क्या क्या पढ़ेंगे आप। स्टीरॉयड की कैटेगरी में पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरॉन के बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, एस्ट्रोजन के बारे में। जो टेस्टोस्टेरॉन होता है उसका नाम से दिख रहा है, टेस्टिस से निकलता है। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से निकलता है। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन अंडाशय से निकलता है। टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से? टेस्टिस से निकलता है। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे आप? थायरॉक्सिन हार्मोन्स पढ़ेंगे। थायरॉक्सिन, एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन, इसकी बात करेंगे। इसको नॉर एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पढ़ेंगे प्रोटीन हार्मोन्स में। इंसुलिन का नाम सुना है आपने? इंसुलिन प्रोटीन को लिखा था आपने। ये हार्मोन से प्रोटीनियस प्रकृति के होते हैं। तो कौन होता है? इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ये सब प्रोटीन हार्मोन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं टेस्टोस्टेरॉन की, टेस्टोस्टेरॉन की बात करें तो जो टेस्टोस्टेरॉन है इसको नरलिंग हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि यह नरलिंग टेस्टिस से निकलता है। नरजननांग या नरलिंग ऐसा कह सकते हैं। टेस्टोस्टेरॉन नरजननांग या नरलिंग टेस्टिस के द्वारा निकलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नरलिंग हार्मोन। और टेस्टोस्टेरॉन जब स्रावित होता है तो इससे क्या होता है? पुरुषों में, भाई टेस्टिस से निकले पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। टेस्टोस्टेरॉन के स्रावण से पुरुषों में क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जैसे आवाज का मोटा होना, कंधे चौड़े हो जाना, दाढ़ी मूछे आना, ये सब जो है, ठीक है, ये सभी हैं पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इनका विकास होता है किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। यही लिखा है, यह टेस्टिस के द्वारा स्रावित होता है। और इससे नर विकास हार्मोन, जब भाई कंधे चौड़े हो जाते हैं तो ये डेवलपमेंट माना जाता है ना। कंधे चौड़े हो जाते हैं और आवाज मोटा हो जाता है, दाढ़ी आ जाती है, दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, इसे नर विकास कहा जाता है कि नर का विकास होता है। तो यह हार्मोन नर के विकास में सहायक होता है। इसके दो नाम हैं, आप जानते रहिए, नरलिंग हार्मोन्स या नर विकास हार्मोन। नरलिंग क्योंकि नरजननांग से निकला है, और विकास करता है नर का, नर विकास हार्मोन्स कहा जाता है। इसकी बात करें, अगला क्या है? अगला है एस्ट्रोजन। इसको मादा लिंग हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि यह मादा जननांग ओवेरी से निकला। ये लिखा है ना, ओवेरी अंडाशय, ये टेस्टिस से निकला। ये दोनों अंडाशय से निकलते हैं, ओवेरी से। इसको देखो, यही बात है कि इसे मादा लिंग हार्मोन्स या मादा, वही है ना, मादा जनन हार्मोन्स भी कह सकते हैं, मादा जनन हार्मोन्स भी कह सकते हैं, या मादा लिंग हार्मोन्स कहा जाता है। और यह हार्मोन्स जब स्रावित होता है, इसके श्रावण से, ओवेरी से निकल रहा है जानते रहिए, इसके श्रावण से मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है इसके श्रावण से। ठीक है, अब देखो यही पढ़ा आपने, यह ओवेरी के द्वारा स्रावित होता है और इसे नारी विकास हार्मोन्स कहा जाता है। क्योंकि देखो, जब मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होंगे, स्तनों का विकास, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग वगैरह, ये सभी आते हैं मादा विकास में। ठीक है, तो यही है कि इसके श्रावण से मादा विकास होता है, इसलिए इसको मादा विकास हार्मोन्स भी कहा है, या नारी विकास हार्मोन, जो भी कहें। अब इसके बाद बात करें लास्ट, प्रोजेस्टेरॉन की बात करें। ये ऊपर वाला प्रोजेस्टेरॉन, भाई इसका क्या काम है? प्रोजेस्टेरॉन
ओवेरी से क्या निकलती है, अंड कोशिका निकलती है भाई, अंडाशय से अंड कोशिका निकलती है, ठीक है। उसका स्पर्म से निषेचन जब हो जाता है तो उसको जो है वो गर्भाशय में ना, अगर अंडे का निषेचन हो जाता है तो वह निषेचित अंडा गर्भाशय में जाता है। तो निषेचित अंडा के प्राप्ति के लिए ये क्या करता है, गर्भाशय को मैच्योर बनाता है। निषेचित अंडे की प्राप्ति के लिए ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है, गर्भाशय को, ठीक है, क्या बनाता है, मैच्योर बनाता है। यूटेरस कहते हैं आप लोग उसे, गर्भाशय। इसके बाद अगला है इम्यून हार्मोन्स। इम्यून हार्मोन्स में क्या पढ़ेंगे, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन और या एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन की बात करें तो देखो थायरॉक्सिन की बात करें, यह थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जिसको आप मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को आप क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, नाम है मास्टर ग्रंथि। तो ये मास्टर ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। और यह जो है ना, इसमें आयोडीन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। और अगर यह हार्मोन्स कम निकले, नहीं निकल पाए या इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाता है, जिसे आप घेंघा कहते हैं, घेंघा रोग। थायराइड ग्रंथि फूल जाती है अगर ये हार्मोन्स नहीं निकलते। यही बात है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है यह लिख सकते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा, अंग्रेजी में कहते हैं गोइटर, ये रोग हो जाता है। इसके बाद अगला पढ़ेंगे आप एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन। यह आपको जो है जब ये स्रावित होता है तो आपको ये, जब आप उत्तेजित या क्रोधित होते हैं उस केस में ये स्रावित होता है, एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये आपको क्रोध या गुस्सा या उत्तेजित करता है। और इसी के साथ निकलता है नॉर एड्रीनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, यह आपको शांत रखता है, शांत बनाता है, ठीक है। इसके बाद दो और हैं, एक है इंसुलिन, एक है ग्लाइकोजन। तो अगर मैं इंसुलिन की बात करूं ना, इंसुलिन और ग्लाइकोजन दोनों ही कहां से निकलते हैं, अग्नाशय से, ठीक है। तो जो इंसुलिन होता है यह क्या करता है, यह ग्लाइकोजन की, ग्लूकोज, शरीर में अगर ग्लूकोज की अधिक मात्रा है ना, यह ग्लूकोज की आधिक्य मात्रा को, आधिक्य मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है कौन, ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को, जैसे शरीर में आपने ज्यादा ग्लूकोज खा लिया, जितनी आपके शरीर की आवश्यकता है उससे ज्यादा आपने ग्लूकोज खा लिया है, तो जो आधी के ग्लूकोज होगा उसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद ये जो ग्लाइकोजन है ये लीवर में एकत्रित हो जाता है। शरीर में और भी भाग है लेकिन लीवर में ऐसा जानते हैं, लीवर में एकत्रित होता है, मांसपेशियों मस्तिष्क में एकत्रित होता है, लेकिन लीवर में मुख्य रूप से मानते हैं। तो अगर आपका ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो आप बोल सकते हैं यह कहाँ एकत्रित होगा, लीवर में। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, इसको शुगर कहते हैं आप, इससे शुगर हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं डायबिटीज। ग्लूकोज अगर ज्यादा मात्रा में, अगर मान ली इंसुलिन की कमी हो जाए, मतलब इंसुलिन ऐसा करता है, इंसुलिन ना होने पर शरीर में किसकी अधिकता हो जाती है, शुगर। शुगर मतलब ग्लूकोज, इसी को आप बोलते हैं डायबिटीज, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग किसकी वजह से होता है, इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से और ग्लूकोज की अधिकता से। जब ये कम होगा तो ये इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, फिर वो ग्लूकोज के रूप में घूमेगा, तो डायबिटीज हो जाता है ग्लूकोज जब ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है ग्लाइकोजन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज की, शरीर में ग्लूकोज की आधिक्य मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है
ग्लूकोज में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके। अगला है ग्लाइकोजन। देखो ग्लाइकोजन क्या है, ये ना, अरे ग्लूकागॉन कह रहा हूं। अगला आपका हार्मोन्स कौन है, ग्लूकागॉन। ये क्या करता है, मान लीजिए शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता हो और आप कोई पदार्थ नहीं खाए, तो उस केस में ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से आपको क्या प्राप्त होगी, एनर्जी। भाई ग्लूकोज शरीर के लिए आवश्यक है, अधिक मात्रा में नहीं। तो अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होगा तो ये काम करेगा, इंसुलिन उसको कन्वर्ट कर लेगा ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन एक बहुलक है जो कि शुगर नहीं है ना, शुगर नहीं होगा। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, लिखो बेटा, शुगर लिखने से क्या आपका ग्लूकागॉन होगा यार, ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक है, लिखो।